अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो लेक्चर नंबर 13 को देखेंगे PSC 201 के। कल हमने जो है पढ़ा था कॉलोनियलिज्म के बारे में, बट आज हम क्या पढ़ेंगे, न्यू कॉलोनियलिज्म के बारे में। एंड फिर कल हम इस चीज़ को रीड आउट करेंगे। तो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर किसी बुक के आपको जो है लेक्चर्स चाहिए या कोई भी मटेरियल चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको समझ आई है या नहीं आई। ठीक है, तो चलते हैं हम आज इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, जब कोई मुल्क ऑफिशियली आज़ाद हो यानी इंडिपेंडेंट हो जाता है ऑफिशियली तो, लेकिन फिर भी उसकी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स या जो उसके कोई भी डिसीजन है किसी पावरफुल फॉरेन कंट्री के कंट्रोल में होते हैं। यानी नाम का वो सिर्फ आज़ाद होता है, बट उसके जितने भी फैसले होते हैं या पॉलिटिक्स होती है या इकोनॉमी होती है, वो सब किसी दूसरी पावरफुल कंट्री के कब्जे में होती है। ठीक है, यानी बाहर से डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट नहीं होती उसकी। ठीक है, जैसे पुराने कॉलोनियल टाइम में होती थी, लेकिन कंट्रोल इनडायरेक्ट तरीके से होता है। ठीक है, यानी ऐसा मुल्क जो देखने में इंडिपेंडेंट लगता है लेकिन उसकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स बाहर से कंट्रोल होती है। ठीक है, जैसे एक डेवलपिंग कंट्री है, फॉरेन कंट्री से वो जो है लोन ले लेती है। ठीक है, और फिर जो है वो लेंडर कहता है कि अपनी जो है वो पॉलिसीज़ चेंज करो, हमारी कंपनीज़ को फ़ायदा दो। ठीक है, तो कंट्री जो है वो टेक्निकली फ्री है लेकिन डिसीजन उसके जो है वो अपने नहीं है। ठीक है, जो कंट्री उस पर जो है वो कंट्रोल रखती है वो अपनी मर्ज़ी चलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो था हमारे पास न्यू कॉलोनियलिज्म है। इसके बाद स्टूडेंट्स आंद्रे गुंडरक फ्रैंक ने जो है वो कहा था कि न्यू कॉलोनियलिज्म की वजह से जो गरीब मुल्कों का पैसा होता है वो अमीर मुल्कों की तरफ चला जाता है। इससे क्या होता है कि जो पुअर कंट्रीज़ होती हैं वो और पुअर हो जाती हैं और उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो भी जो है रुक जाती है। ठीक है, फिर 1961 में जो है वो कॉन्फ्रेंस वाली बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि जो है वो आज़ादी के बाद भी फॉरेन कंट्रीज़ लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सपर्ट्स भेजकर अपने इन्फ्लुएंस जमा लेती हैं और अनइक्वल डील्स करती हैं। ठीक है, सो इसमें जो है वो देखना, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि डायरेक्ट रूल नहीं होता, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, और इकोनॉमी और पॉलिसीज़ जो है वो बाहर से कंट्रोल होती है। इस तरह जो है वो पुअर कंट्रीज़ डेवलप नहीं कर सकती। ठीक है, यानी वो तरक्की नहीं कर सकती आगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें डेफिनेशन ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म में जो है वो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ठीक है, अंद्रे गुंडरक फ्रैंक ने क्या कहा था अबाउट न्यू कॉलोनियलिज्म के बारे में, और जो है न्यू कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशंस भी याद रखनी है, 1961 वाले भी, और ये सारी चीज़ें देख लेनी है। ठीक जी, 1961 में जो है वो एक अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ ये बताया गया था कि आज़ादी के बाद भी फॉरेन कंट्रीज़ लोन्स देती हैं, इन्वेस्टमेंट्स करती हैं, एक्सपर्ट्स भेजती हैं। ठीक है, वो अनइक्वल एग्रीमेंट्स जो है वो करती हैं जो ज़्यादातर उनके फ़ायदे के लिए होती हैं, जो कि रिच कंट्री होती है जिनका जो है वो पूरे कंट्रीज़ पर कंट्रोल होता है। ठीक है, सो एक पुअर कंट्री ने किसी रिच कंट्री से जैसे कि एक लोन ले लिया। ठीक है, अब रिच कंट्री कहती है कि अपनी पॉलिसीज़ चेंज करो, हमारी कंपनीज़ को फ़ायदा दो। सो कंट्री जो है वो आज़ाद है लेकिन डिसीजन उसके अपने नहीं हैं। ठीक है, इसके बाद वाई न्यू कॉलोनियलिज्म अकर्स। ठीक है, देखिए न्यू कॉलोनियलिज्म होता क्यों है। ठीक है, वाई इट अकर्स। देखिए इसके कुछ रीजंस है। एक तो वर्ल्ड वार सेकंड के बाद उसकी वीकनेस हो गई थी, कॉलोनियल्स का जो है वो डिवाइड होना, इसके बाद जो है वो इकोनॉमिक और डिफेंस डिपेंडेंसी हो गई, फिर जो है वो फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स का जो है वो फ़ायदा हो गया। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ वीक हो गई थी, उनके पास इतनी पावर नहीं रही कि वो डायरेक्टली कॉलोनीज़ पर जो है वो रूल कर सकें। इसलिए जो है वो डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन मुश्किल हो गया, तो उन्होंने इनडायरेक्ट कंट्रोल का तरीका यूज़ किया। ठीक है, यानी कि न्यू कॉलोनियलिज्म का तरीका यूज़ किया। फिर जब कॉलोनीज़ का डिवाइड होना था, पहले कॉलोनीज़ एक यूनाइटेड सिस्टम होती थी लेकिन बाद में उन्हें छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, ये स्टेट्स इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती थी। सो उन्हें जो है वो मजबूरन अपनी फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स पर जो है वो डिपेंड रहना पड़ा। ठीक है, फिर इसके बाद इकोनॉमिक और डिफेंस डिपेंडेंसी हुई, यानी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को जो है वो पैसे की ज़रूरत थी, सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, इसलिए वो फॉरेन कंट्रीज से लोन्स लेती हैं, हेल्प लेती हैं और फिर उनके इन्फ्लुएंस में आ जाती हैं, यानी उनके कब्जे में आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स ने जो है वो फ़ायदा हासिल किया। कैसे, जो जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उन्हें अपने मुल्क में वेलफेयर पॉलिसीज़ चलानी होती थी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स वगैरह। तो इसके लिए उन्हें रिसोर्सेज चाहिए थे, और ये रिसोर्सेज कहाँ से मिले थे उन्हें, फॉर्मर कॉलोनीज़ से। ठीक है, सो इस तरह जो है वो पावरफुल कंट्रीज़ को भी फ़ायदा मिलता है, वीक कंट्रीज़ उन पर जो है वो डिपेंड रहती हैं, और ये रिलेशनशिप ही न्यू कॉलोनियलिज्म को जन्म देता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है ये जो हाईलाइटेड है ये आपने याद रखनी है। देखिए इसकी दो टाइप्स हैं न्यू कॉलोनियलिज्म की, कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक तो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, ठीक है, और दूसरी सैटेलाइट स्टेट्स। इकोनॉमी डिपेंडेंसी जो है वो क्या होती है, देखिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूँगी कि जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है ये क्या होती है कि इकोनॉमी के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है, ठीक है, इकोनॉमी के थ्रू। और जो सैटेलाइट स्टेट्स होती हैं ये क्या होती है, इसमें इकोनॉमी प्लस पॉलिटिक्स दोनों पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। देखिए आपको मैं समझाती हूँ। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, जब किसी मुल्क की इकोनॉमी दूसरे मुल्कों के कंट्रोल में हो, ठीक है, तो क्या होता है कि एक कंट्री जैसे दूसरे से जो है वो लोन लेती है और उस पर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, जो पैसा देता है वो कंडीशंस भी दे लगाएगा, यानी उसकी भी कुछ शराइत होंगी। जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है वो किसी छोटे कंट्री को लोन देगी तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ उसकी शराइत होंगी और इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स और सोशल सिस्टम को कंट्रोल करता है फिर वो। तो यानी जो है वो पैसे पर कंट्रोल क्या होगा कि वो पूरे सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है उसके, ठीक है। तो यानी एक जैसे कि डेवलपिंग कंट्री आईएमएफ या किसी पावरफुल कंट्री से लोन लेती है, फिर उसे कहा जाता है कि टैक्सेस बढ़ाओ, ठीक है, पॉलिसीज़ जो है वो चेंज करो। तो इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि कंट्री फ्री है लेकिन रीजन उसके अपने नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो गई, ठीक है। इसके बाद सैटेलाइट स्टेट्स में क्या होता है कि ऐसा मुल्क जो ऑफिशियली आज़ाद होता है लेकिन असल में किसी पावरफुल कंट्री के कंट्रोल में होता है। जैसे अपनी गवर्नमेंट होती है, उसकी अपना फ्लैग होता है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन और इकोनॉमिक सिस्टम किसी और कंट्री के इन्फ्लुएंस में होता है, ठीक है, यानी उसी किसी और के कब्जे में होता है। तो इसमें भी यही बताया गया कि सैटेलाइट स्टेट पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दूसरी कंट्री का, ठीक है। तो ये सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं बल्कि जो है वो पॉलिटिक्स भी हैविली कंट्रोल होती है वहाँ पर। सो ये दोनों जो है वो टाइप्स आपने अच्छे से देखनी है इसकी। यानी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्या होगी, पैसे के ज़रिए कंट्रोल, और सैटेलाइट स्टेट में क्या होगा, पूरा सिस्टम कंट्रोल। तो दोनों में कॉमन बात यही है कि कंट्री आज़ाद होती है लेकिन असल कंट्रोल बाहर का होता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों इंपॉर्टेंट आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं हाउ न्यू कॉलोनाइजेशन अकर्स, ठीक है। देखिए फॉर्मर कॉलोनीज़ क्या होती हैं, जो पहले जो है वो किसी कंट्री के नीचे जो है वो ग़ुलाम होती थी, ठीक है, यानी ग़ुलाम ही हो गया ना, किसी के कब्ज़े में होना। यानी अक्सर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लेती हैं, लोन्स यानी कि कर्ज़ा लेती हैं। देखिए न्यू कॉलोनियलिज्म डायरेक्टली नहीं होता, हम पढ़ रहे हैं ये बार बार, बल्कि डिफरेंट तरीक़ों से होता है। जैसे इकोनॉमी के ज़रिए हो गया, ठीक है, पैसों के ज़रिए, ट्रेड के ज़रिए हो गया, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो गया, मिलिट्री के ज़रिए हो गया, मिलिट्री जैसे कि हमारी आर्म फोर्स होती हैं, ठीक है, पाक आर्मी, नेवी, ये सारी चीज़ों इनके ज़रिए। तो न्यू कॉलोनियलिज्म यानी डायरेक्टली नहीं होता, इन चीज़ों के ज़रिए जो है बड़े जो कंट्री होती हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है, वो छोटी कंट्री पर जो है वो इस तरह कब्ज़े में लेती है, ठीक है। तो यानी जैसे कि न्यू कॉलोनियलिज्म होता है जब लोन्स और इन्वेस्टमेंट से डिपेंडेंसी क्रिएट हो, अनइक्वल ट्रेड हो, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस हो, ठीक है, मिलिट्री बेसिस के थ्रू जो है वो प्रेशर हो, तो कंट्री आज़ाद होती है लेकिन कंट्रोल बाहर का होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई, ये देख लेना, ठीक है। इसके बाद आगे क्रिटिक्स आ जाते हैं, इसमें क्या होता है, देखिए क्रिटिक्स कहते हैं पावरफुल कंट्रीज़ और बिग कंपनीज डायरेक्ट रूल नहीं करती लेकिन इनडायरेक्ट तरीक़ों से वो कंट्रोल करती हैं, जैसे इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रेड पॉलिसीज़ के ज़रिए, पहले भी हमने पढ़ा है। इनका कहना होता है कि इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी, यानी वर्ल्ड बैंक लोन्स देती हैं लेकिन कंडीशंस के साथ देती हैं, उनकी कुछ शराइत होती हैं। वीक कंट्रीज़ को वो मजबूरन उनकी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। फिर क्या होता है कि ये कंडीशंस उन कंट्रीज़ के लिए नुकसानदेह हो जाती है और उनकी जो पॉवर्टी होती है, यानी गुर्बत, कम नहीं होती बल्कि और मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हमारे पाकिस्तान ने बेशक से वो आईएमएफ से कर्जा लेता रहा है लेकिन हमारी फिर क्या हुआ, गुर्बत कम हुई क्या, नहीं हुई, क्यों, क्योंकि बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी तरह जो है वो उनका ये कहना होता है कि बिग कंपनीज इन्वेस्टमेंट्स करती हैं लेकिन जो उसका बेनिफिट होता है वो सिर्फ कुछ लोगों को तक होता है, और इन्वायरमेंट जो है वो उसको भी ये डैमेज, एनवायरनमेंट को भी जो है ये डैमेज करता है, लोकल लोगों को नुकसान होता है इससे। कंट्री डेवलप नहीं करती, हमेशा चीप लेबर और रॉ मटेरियल्स का जो है वो सोर्स बन जाती हैं। सो जो उसके ये जो क्रिटिक्स के अपोजिट जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ डेवलप कंट्रीज़ फ़ायदा लेती हैं बट ये डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प भी करती हैं, ठीक है। सो आपने जो है स्टूडेंट्स देखना है यही कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं, ठीक है, अबाउट न्यू कॉलोनियलिज्म के बारे में जैसे कि उन्होंने बताया है। और इसके बाद जो है वो आपने ये भी देखना है कि दूसरे लोगों का क्या व्यू है, ठीक है। ये मैंने जो हाईलाइटेड की हुई यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा एक दफ़ा जो है इसको गौर से पढ़ लेंगे, ये चीज़ें आपके लेक्चर में बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आगे आपकी जो है रेलिवेंट वोकैबुलरी आ जाती है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट हो गया। आई होप सब कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।